प्रिय छात्र छात्राओं, आईपीसी का एक लेक्चर आपको पढ़ाया गया था। आज आईपीसी का दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है। कुछ स्वास्थ्य सही न होने के कारण 3-4 दिन से क्लास नहीं चल पा रहा था। इसके लिए खेद हैं। आइए आईपीसी का सामान्य बातें अभी पहले लेक्चर में बताई गई थी। आईपीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बताया गया था। आज आपका इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता का निर्माण बताया जाएगा, यानी कि इस कानून का निर्माण किस प्रकार किया गया। निर्माण से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन का मॉडल भी आपको बीच बीच में बताया जाएगा। सबसे पहले चार्टर एक्ट 1833 देखना है, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 की धारा 40 में चार्टर एक्ट 1833 की धारा 40 में ये प्रावधान किया गया था कि भारत के लिए एक लॉ कमीशन अर्थात विधि आयोग का गठन किया जाएगा। ये जो विधि आयोग होगा ये भारत में प्रचलित कानूनों की समीक्षा करेगा और सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करेगा। यानी कि पहला क्वेश्चन ये बना कि प्रथम विधि आयोग का गठन, फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया, तो वह आपका जवाब रहेगा 1833। इस चार्टर में कही गई बातों का अनुसरण करते हुए 1834 में अर्थात 1834 ईस्वी में फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन अर्थात प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर के तहत किया गया। अगर चार्टर पूछे तो 1833 मारना है, और ये अगर पूछे क्वेश्चन कि फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किस सन में किया गया, अगर सन पूछे तो 1834 मारना है। ये आपका यूपीजे में ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किस सन में किया गया। देखिए, जब प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया तो इसका गठन करवाइए। सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, यानी कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई सर्वप्रथम, और अध्यक्ष इसका बनाया गया लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, यानी कि लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले को इसका आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि प्रथम विधि आयोग का जब गठन किया गया तो सर्वप्रथम इसका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नियुक्त किया अंग्रेजी सरकार ने, और वह अध्यक्ष थे लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। कभी काल यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले ने तैयार किया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस संहिता को
किस कोड को आपका मैकाले संहिता कहा जाता है? तो अगर मैकाले संहिता पूछे तो आप बताएंगे ताजे रते हिंद अर्थात आईपीसी अर्थात भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता को ही शॉर्टकट में मैकाले संहिता भी कहा जाता है। आइए सबसे पहले अध्यक्ष आपका बना दिया गया लॉर्ड मैकाले को। मैकाले को अध्यक्ष बनाने के बाद 3 और सदस्यों की नियुक्ति की गई। उनका नाम आपको याद रखना है, यानी कि प्रथम विधि आयोग कुल 4 लोगों से मिलकर बना था। लॉर्ड थॉमस मैकाले अध्यक्ष थे और जो सदस्य बनाए गए वह आपका मिलेट थे, मिलेट एंडरसन, दूसरा एंडरसन और तीसरा मैकलियोड। यानी कि 3 मेंबर इसके बनाए गए, मिलेट, एंडरसन और मैकलियोड। इन 4 व्यक्तियों का ये कर्तव्य, इन 4 व्यक्तियों को ये काम सौंपा गया कि आप भारत के लिए आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार करिए, यानी कि एक खाका या एक नमूना या एक मॉडल तैयार करिए। इस विधि आयोग ने आपका बहुत तेज़ी से कार्य किया और 2 मई 1837 ईस्वी को 2 मई 1837 ईस्वी को आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार करके और इस विधि आयोग ने अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। यानी कि याद रखिएगा 1837 ईस्वी में ही कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ कमीशन ने कह सकते हैं कि आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार करके अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया था। तत्पश्चात अंग्रेजी सरकार ने इस नमूने को या इस ड्राफ्ट को या इस मसौदे का पुनरीक्षण कराया, रिवीजन कराया, अर्थात क्या ये मसौदा सही है और इस मसौदे में और या इस ड्राफ्ट में और क्या क्या बातें होनी चाहिए। इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने एक समिति बनाई जिसे पुनरीक्षण समिति कहा जाता है, रिवीजन कमेटी या निगरानी समिति। इस समिति में कई विद्वान लोग थे। अब इस समिति में कौन कौन थे? रिवीजन कमेटी में बर्नेस पिकॉक थे, यानी कि बर्नेस पिकॉक थे पहला। दूसरा आपका कार्ल विला थे, कार्ल विला महोदय थे, कार्ल विला थे। डी इलियट थे, डी इलियट भी थे। इसके बाद यू आई मोफीद थे, यू आई मोफीद थे। फिर आपका जेम्स विलियम थे, जेम्स विलियम थे। फिर आपका आईपी आंट थे, आईपी आंट। यानी कि इस जो रिवीजन कमेटी बनी उसमें इतने लोग थे। इन लोगों ने लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई जो संहिता थी उसका रिवीजन किया। रिवीजन करने के पश्चात आपका इस रिवीजन कमेटी ने अंग्रेजी सरकार को ड्राफ्ट को सौंप दिया, अर्थात मसौदे को सौंप दिया। अब आईपीसी का निर्माण करने का कार्य
विधायिका का था, क्योंकि विधि का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेचर द्वारा। तो उस समय विधि का निर्माण कैसे किया जाता था अंग्रेजी सरकार द्वारा, वो देखना है। देखिए, गवर्नर जनरल होते थे, जिस प्रकार इस समय राष्ट्रपति हैं तो वह गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और जो हमारी पार्लियामेंट हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा हैं, इसके लिए आपका कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, गवर्नर जनरल की परिषद होती थी। यानी कि जिस प्रकार इस समय कानून आपका बनता है, लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे और भारत का राष्ट्रपति अपनी एसेंट प्रदान कर दे, तब विधि का निर्माण होता है। तो अंग्रेज़ों के काल में गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी वह विधेयक को पास करती थी, और विधेयक को पास करती थी, गवर्नर जनरल उस पर अनुमति प्रदान करते थे, तब कानून का निर्माण होता था। तो गवर्नर जनरल की परिषद ने आईपीसी को, यानी कि इंडियन पेनल कोड को 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को पास कर दिया। यानी कि 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को गवर्नर जनरल की परिषद ने इस संहिता को पास कर दिया। तत्पश्चात इसी तारीख को शाम को, यानी कि 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लॉर्ड कैनिंग यानी कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 6 अक्टूबर 1860 को 1860 को इस कानून पर अपनी एसेंट प्रदान कर दी, अनुमति प्रदान कर दी। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपका उभर कर सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन, आईपीसी का निर्माण की डेट बताइए। तो अगर आईपीसी के निर्माण की डेट पूछे तो वह है 6 अक्टूबर 1860, यानी कि जिस तारीख को गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की, वही तारीख कानून के निर्माण की तारीख होती है। तो किस तारीख को अनुमति प्रदान की? 6 अक्टूबर 1860 को। तो ये अगर आपका बनने की तारीख या आईपीसी के निर्माण की तारीख पूछे तो 6 अक्टूबर 1860 मारेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर जनरल ने किस तारीख को आईपीसी पर अपनी एसेंट प्रदान की, अपनी अनुमति प्रदान की? तो वह तारीख है आपका 6 अक्टूबर 1860। तत्पश्चात क्वेश्चन बनता है कि किस गवर्नर जनरल ने आईपीसी पर अनुमति प्रदान की थी? तो वह गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग हैं। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। देखिए आपका यानी कि आईपीसी बनकर तैयार हो गई, ये भी याद रखिए 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को। अब आपका कुछ और क्वेश्चन जो बीच में छूट गए हैं उसको बताया जाए, तब इससे आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन जो आपका छूटा है वह क्वेश्चन ये है कि आईपीसी का निर्माण किसने किया, माने ड्राफ्ट को तैयार किसने किया? तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन मुख्य भूमिका लॉर्ड मैकाले की रही। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विधि आयोग में कौन भारतीय सदस्य था? तो आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है नया।
फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग में कोई भारतीय मेंबर नहीं था, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईपीसी का निर्माण किया गया वह आपका कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा किया गया और इस आईपीसी के निर्माण में भारत के किसी भी व्यक्ति की सहायता नहीं ली गई। अब समस्या दूसरी देखिए क्या पूछा जाता है। आपका आईपीसी का निर्माण जब फर्स्ट लॉ कमीशन कर रहा था तो कहाँ किस देश के कानून से इन्होंने आपका कह सकते हैं कि सहायता ली, तो आयरलैंड, याद रखिएगा आयरलैंड से इन्होंने सहायता ली। यानी कि आयरलैंड में जो कानून प्रचलित था उससे ही ज़्यादा प्रथम विधि आयोग प्रभावित हुआ और भारत में आईपीसी का निर्माण किया गया। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है। फिर आपका कोरिलेट करके कुछ जानना है और कोरिलेट करके कुछ जो आपको जानना है वह 2-3 बातें ज़रूर कोरिलेट करके याद रखिएगा। पहली बात आपका यह है कि आईपीसी का निर्माण पूछे कि किस लॉ कमीशन के आधार पर किया गया, तो फर्स्ट लॉ कमीशन। फिर आपका पूछ ले जो 1859 में अर्थात प्रथम बार जब सीपीसी 1859 में बनी वह किस विधि आयोग की सिफारिश पर बनी थी, तो सेकेंड लॉ कमीशन। और तीसरा क्वेश्चन 1882 का पूछा जाता है टीपीए में जाकर कि जो टीपीए का निर्माण किया गया वह किस लॉ कमीशन की सिफारिश पर किया गया, तो आपका जवाब रहेगा थर्ड। तीनों जरूर याद रखिएगा। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर आपका आईपीसी बना, सेकंड विधि आयोग की सिफारिश पर आपका प्रथम बार सीपीसी बना और थर्ड लॉ कमीशन की सिफारिश पर आपका टीपीए का निर्माण किया गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस प्रकार आईपीसी का निर्माण कैसे हुआ ये आपका बताया गया। आइए आगे देखा जाए। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी बनकर तैयार हो गई। देखिए अब एक नियम जानना है तब आपका और आगे बढ़ना है। किसी भी कानून को लागू करने से पहले यह आवश्यक है कि उसका प्रकाशन किया जाए। प्रकाशन इसलिए किया जाता है ताकि लोग उस कानून के बारे में जान सकें। आपका प्रकाशन किया जाना अनिवार्य है। अब किसी कानून को बिना प्रकाशन के लागू करना अवैध होगा, ये भी याद रखिए। इस पर बिहार में एडी लॉ में केस पूछा जाता है। केस आपका है सुप्रीम कोर्ट का हरला वर्सेज राजस्थान राज्य। हरला वर्सेज राजस्थान राज्य के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि बिना प्रकाशन के किसी कानून को लागू करना अवैध माना जाएगा। अतः आईपीसी का भी जब निर्माण हुआ तो ऐसी दशा में उसका पहले प्रकाशन होगा। एक बार जो क्वेश्चन बना है प्रकाशन से भी बना है, तो सतर्क रहना है प्रकाशन से। एक बार क्वेश्चन प्रकाशन से भी बना है तो फिर एक बार डेट याद रखा जाए 6 अक्टूबर
1860 ईस्वी को आईपीसी बनकर तैयार हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका निर्माण हो गया। तत्पश्चात अब इसे इन्फोर्स करना था, लागू करना था। लागू करने की एक तिथि, एक डेट निर्धारित की गई, 1 मई 1861। यानी कि ये निर्धारित किया गया कि 1 मई 1861 ईस्वी को इस कानून को भारत में लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ कारणों से इसे 1 मई 1861 को लागू नहीं किया जा सका। और लागू कब किया गया? तो 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। यानी कि 1 जनवरी 1862 को इस कानून को लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया। अब इसी बीच जब कानून बनकर तैयार हो गया तो इसका प्रकाशन किया जाएगा। एक बार क्वेश्चन प्रकाशन से भी बना है। चूँकि आईपीसी भारी भरकम है, अतः 3 खंडों में इसका प्रकाशन किया गया। 13 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर आपका अक्टूबर 1860 ईस्वी को। इसको भी क्वेश्चन आ चुका है। चूँकि आईपीसी बहुत विस्तृत है, अतः इसका जो प्रकाशन हुआ वह कह सकते हैं 3 खंडों में हुआ। 13 अक्टूबर को प्रकाशन किया गया कुछ बातें 17 अक्टूबर, कुछ बातें 20 अक्टूबर 1860 को प्रकाशित की गई। एक क्वेश्चन और बना है कि आईपीसी का प्रकाशन कहाँ किया गया? तो कलकत्ता के कलकत्ता में किया गया। याद रखिएगा, बंगाल गजट में किया गया। ये जरूर याद रखिए कहाँ इसका प्रकाशन किया गया था। ये क्वेश्चन भी एक बार बना है। तो कलकत्ते में बंगाल गजट में इसका प्रकाशन किया गया। अब जो आपका सामान्य बातें बनती हैं, वह सामान्य बातें ये बनती हैं कि आईपीसी में आपका कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, ये बन जाता है। आईपीसी कैसी विधि है, ये बनता है क्वेश्चन। तो एक एक छोटी छोटी बातों को आपका गौर किया जाए। जहाँ तक आईपीसी की बात है, आईपीसी में टोटल 23 अध्याय हैं। अगर अध्याय पूछे तो आपका 23 अध्याय हैं। अगर सेक्शन पूछे, धाराएं पूछे, तो आप बताइएगा 511, यानी कि 511 धाराएं हैं। यानी कि आईपीसी में टोटल 23 अध्याय और आपका 511 धाराएं हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि इंडियन पैनल कोड आपका कह सकते हैं कि आपका कैसी संहिता है। तो आपराधिक मामलों की एक साधारण दंड संहिता है। यह भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, साधारण दंड संहिता। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक साधारण दंड संहिता होती है, एक आपका विशेष दंड संहिता हो सकती है, और एक स्पेशल, और अगला हो सकती है लोकल, यानी कि स्थानीय। तीनों में अंतर समझिए। आपका क्वेश्चन बना है आईपीसी आपराधिक मामलों की कैसी संहिता है। तो एक जनरल लॉ है, एक साधारण दंड संहिता है, विशेष और स्थानीय न मारिए, ये कैसी संहिता है? साधारण दंड संहिता है।
अब तीनों को आपको समझना है। देखिए, पहले स्थानीय से उठाते हैं। जो कानून भारत के किसी स्थान विशेष में लागू हो उसे लोकल लॉ या स्थानीय विधि कहा जाता है। जैसे कि केवल उत्तर प्रदेश में कोई कानून लागू हो, केवल बिहार में हो, तो ऐसे कानून लोकल लॉ कहे जाते हैं। दूसरा स्पेशल लॉ आता है, विशेष विधि आती है। विशेष विधि का मतलब किसी विशेष विषय पर जो कानून बनाए जाते हैं उसे विशेष विधि कहा जाता है। जैसे SC/ST एक्ट, ये विशेष विधि हैं। करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार अधिनियम, ये विशेष विधि हैं। जुनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि किशोर न्याय अधिनियम, ये विशेष विधि हैं इत्यादि। ये विशेष विधियां हैं क्योंकि ये किसी विशेष विषय पर बनाई गई हैं। और साधारण विधि क्या होती है? साधारण विधि का मतलब होता है कि सब कुछ अपने में समाहित करती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉर्ड मैकाले IPC का ड्राफ्ट तैयार कर रहा था तो उसने ये पूरा प्रयास किया कि जितने संभव ऑफेंस या अपराध हैं सभी अपराधों को एक ही कानून में रख दिया जाए और सबके लिए एक ही कानून में सज़ा का प्रावधान भी कर दिया जाए। फिर एक बार इसको देखिए, लॉर्ड मैकाले जब IPC बना रहा था तो उसने पूरा प्रयास किया कि जितने भी संभव ऑफेंस हैं सभी ऑफेंसों को, सभी अपराधों को एक ही कानून में स्थान दे दिया जाए। इसीलिए IPC आपराधिक मामलों की एक साधारण संहिता है, जनरल लॉ है, यानी कि लगभग सभी अपराध इसमें समाहित किए गए हैं। आपका उस समय जब लॉर्ड मैकाले IPC बना रहा था। अब जहाँ तक IPC की बात है, IPC की अन्य विशेषताएं देखी जाए। IPC की जो अन्य विशेषताएं आपका हैं वह ये हैं कि इंडियन पेनल कोड, तो आपका कोड लिखा है। अब जो आपका पूछा जाता है कोड और एक्ट, कई कानून में आप देखे होंगे आगे कोड लिखा जाता है। कोड यानी कि संहिता लिखी जाती है। और कई कानूनों में आप देखे होंगे कि कोड न लिखकर एक्ट लिखा जाता है, यानी कि अधिनियम लिखा जाता है। फिर एक बार देखिए, कई कानूनों में कोड अंत में लिखा गया है यानी कि संहिता, और कई कानूनों में एक्ट या अधिनियम। यहाँ से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि कोड और एक्ट में अंतर क्या है तो आप एक ही लाइन जवाब दीजिएगा, कोड एग्जॉस्टिव होता है। कोड एग्जॉस्टिव होता है अर्थात कोड अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि एक्ट या अधिनियम एग्जॉस्टिव नहीं होता अर्थात अपने आप में पूर्ण नहीं होता। यहीं एक लाइन बताइएगा पहले, कोड अपने आप में पूर्ण होता है जबकि अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कानून के आगे कोड लिखा है तो सामान्यतः ये मान कर चलिए कि उस विषय से संबंधित
लगभग सभी बातें उस कानून में समाहित कर दी गई हैं, जबकि अगर किसी कानून के आगे अधिनियम लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस विषय से संबंधित सभी बातों का उस कानून में समावेश नहीं किया गया है। अर्थात फिर लास्ट में इसको बता दिया जाए कि संहिता अगर और कोड और एक्ट में अंतर पूछा जाए तो बस एक लाइन जवाब दीजिएगा। कोड एग्जॉस्टिव होता है, जबकि एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं होता। आइए आगे देखा जाए। आईपीसी में सबसे अब जो आपका पूछा जाता है, आईपीसी में सबसे कम दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। अभी आपका एमपी और झारखंड, एपी और जे में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उत्तराखंड में भी पूछा गया था कि आईपीसी में सबसे कम पनिशमेंट या दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है, यानी कि सबसे कम कारावास का दंड किस धारा में है। तो सबसे कम कारावास का दंड आईपीसी की धारा 510 में है, और वह दंड है आपका 24 घंटे का कारावास। ये भी ज़रूर याद रखिएगा, वर्तमान समय में पूछा जा रहा है। आईपीसी में सबसे कम दंड किस सेक्शन में है, तो आपका जवाब रहेगा 510 में। कितना दंड है? 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया जुर्माना या दोनों। इसको ज़रूर याद रखिए। सबसे कम कारावास का दंड किस धारा में है, तो वह धारा है 510। 24 घंटे का कारावास या 10 रुपये का जुर्माना या दोनों। तो 510 में है क्या? एक मत व्यक्ति यानी कि नशे में चूर व्यक्ति हैं, लोक स्थान में औचार कर रहा है, लोक स्थान में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति नशे में चूर हैं और मत हैं और लोक स्थान में पब्लिक प्लेस पर हंगामा मचा रहा है, तो ऐसी दशा में वह दंड का भागी होगा। और जो दंड है ये सबसे कम कारावास 24 घंटे का इसी धारा में है। इसको पुलिस एक्ट की धारा यानी कि पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 से जोड़कर पढ़ा जाता है। देखिए, जो कार्य आईपीसी की धारा 510 में दंडनीय है, वही कार्य पुलिस एक्ट की धारा 34 में भी दंडनीय है। वहाँ आपका 8 दिन का कारावास है, 8 दिन तक का कारावास, और यहाँ आपका 24 घंटे का। तो सामान्यतः किसी भी व्यक्ति पर जल्दी 510 लागू नहीं होती, लागू की जाती हैं ज़्यादातर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 लागू की जाती हैं, क्योंकि उसमें दंड की मात्रा ज़्यादा है, अधिकतम 8 दिन। आइए आईपीसी को आगे बढ़ाया जाए। आखिर आईपीसी में किसका वर्णन है, आईपीसी में किसका उल्लेख किया गया है, आईपीसी में किसका वर्णन किया गया है। तो आईपीसी में 2 बातें बताई गई हैं। देखिए, आईपीसी में ऑफेंस को परिभाषित किया गया है, यानी कि अपराध, भिन्न भिन्न अपराधों की परिभाषा दी गई है, डिफाइन किया गया है। यानी कि आईपीसी में विभिन्न अपराधों की
परिभाषा दी गई है और अगर कोई व्यक्ति उन अपराधों को करता है तो उसको कितना दंड या पनिशमेंट दिया जा सकता है, ये दो बातें आईपीसी बताएगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी विभिन्न ऑफेंस को डिफाइन करती है, विभिन्न अपराधों को परिभाषित भी करती है और ये भी बताती है कि उस अपराध के लिए कितनी सज़ा या दंड दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आईपीसी की धारा 300 में मर्डर या हत्या की परिभाषा दी गई है और जो व्यक्ति हत्या करेगा उसे कितना दंड दिया जाएगा, इस बात का उल्लेख आईपीसी की धारा 302 में किया गया है। यानी कि 300 में मर्डर की परिभाषा और 302 में उसके लिए दंड का प्रावधान है। अर्थात मर्डर की परिभाषा 300 और दंड का प्रावधान 302। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखा जाए थेफ्ट का, चोरी का। चोरी की परिभाषा आईपीसी की धारा 378 में दी गई है। अब सामान्य चोरी के लिए दंड 379 में है। आपका घर में चोरी तो 380 में, लिपिक या सेवक द्वारा चोरी 381 और चोरी करने गया है और हथियार के साथ गया है तो आपका 382। यानी कि चोरी कब कहा जाएगा, इसकी परिभाषा 378 में, और जो व्यक्ति चोरी करेगा उसके लिए सज़ा कितना है, ये 4 धाराओं में भिन्न भिन्न प्रकार की चोरी के लिए भिन्न भिन्न दंडों का प्रावधान किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन जानिए, आईपीसी में विभिन्न प्रकार के ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और उसके लिए कितना पनिशमेंट हो सकता है, ये बातें बताई गई हैं। आइए आईपीसी में आप ये देखेंगे कि कुछ धाराओं के आगे निरसित लिखा है। निरसित इसका मतलब समझिए, निरसित लिखा होगा या लोपित लिखा है, लोपित या लोप लिखा होगा, इसको समझने का प्रयास करिए। निरसित मने रिपील करना, लोप का मतलब ओमिटेड, लोपित का मतलब ओमिटेड कर दिया गया। निरसित या लोपित का मतलब ये होता है सामान्य भाषा में कि उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात आईपीसी से उस प्रावधान को पूरी तरह हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। दूसरा जो आपका अच्छे पॉइंट से अच्छे से समझना है, किसी अधिनियम को या अधिनियम या संहिता की किसी बात को निरसित या लोपित करने का कार्य लेजिस्लेचर का होता है, अर्थात विधायिका का होता है। यानी कि विधायिका ही सक्षम है कि किसी कानून को या उसकी किसी धारा में कही गई बातों को निरसित कर दे, लोपित कर दे, समाप्त कर दे। न्यायपालिका को निरसित या लोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अच्छे से इसको तैयार रखिए। निरसन का मतलब कि वह प्रावधान पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। दूसरा जो आपका पूछा जाता है इलीगल या अवैध, इलीगल या अवैध ही ज़्यादा पूछा जाता है।
अभी झारखंड में पिछली बार आपका 2 क्वेश्चन जो बताया जा रहा है उसको उससे आया है। अवैध अगर पूछे या अवैध पूछे या असंवैधानिक, असंवैधानिक पूछे या आपका अवैध पूछे, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनलीगल पूछे तो किसी भी कानून को या उसके प्रावधानों को अवैध या असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता भारत में केवल 2 न्यायालयों को प्राप्त है। ये यूपीजे में भी क्वेश्चन आ चुका है। एक हमारा उच्चतम न्यायालय कर सकता है और दूसरा उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय किसी भी कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता रखता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट रखता है आर्टिकल 226 के तहत। यानी कि क्वेश्चन ये बना था कि किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की क्षमता या अवैध घोषित करने की क्षमता किसके पास है, तो आपका जवाब रहेगा भारत में केवल 2 न्यायालयों को। वह है आपका उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि असंवैधानिक या अवैध अगर कोई धारा घोषित कर दी जाती है या धारा का कुछ भाग घोषित कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट पूछा जाता है। देखिए, अगर अवैध घोषित हो गया तो वह प्रावधान कानून में बना रहता है, पहला समाप्त नहीं होता, वह प्रावधान कानून में बना रहता है। तो होता क्या है, उसका प्रवर्तन रुक जाता है, प्रवर्तन उसका रुक जाता है। इसको अच्छे से याद रखिए। अगर किसी धारा को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो वह धारा समाप्त नहीं होती, वह धारा बनी रहती है, मौजूद रहता है, मौजूद रहती है, लेकिन उस सेक्शन का इन्फोर्समेंट रुक जाता है, अर्थात उस धारा के तहत कोई कार्य नहीं किया जा सकता, अर्थात उस धारा का सहारा लेकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। इसको उदाहरण से मूल अधिकार को लेकर समझिए थोड़ा, तब सही रहेगा संविधान। अगर ये कहा जाए कि भारत के राष्ट्रपति ने आपके मूल अधिकारों को सस्पेंड कर दिया है या मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार समाप्त नहीं हुए, बस मूल अधिकारों का प्रवर्तन रुक गया है। यानी कि उन मूल अधिकारों के लिए आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट नहीं जा सकते। मूल अधिकार आपके बने रहते हैं लेकिन उसका इन्फोर्समेंट रुक जाता है। उसी प्रकार अगर किसी कानून को या उसकी धारा को, प्रावधान को अवैध या असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने घोषित कर रखा है तो ऐसी दशा में कानून बना रहता है। हम लोग पढ़ेंगे भी, शैक्षणिक दृष्टि से उसका महत्व होता है, लेकिन उस सेक्शन के तहत, उस प्रावधान के तहत किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती।
यानी कि उसका इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन रुक जाता है। आइए आपका एक उदाहरण पहले इस पर देखा जाए। जब भी अवैध या असंवैधानिक पढ़िएगा, आपका कह सकते हैं कि आईपीसी की कौन कौन सी धारा पढ़ना है। 303 पढ़ना है, 497 पढ़ना है, 377। इसके बाद एक लास्ट में हम बताएंगे 309। 309 अवैध नहीं है, लेकिन इसका इतिहास जानना जरूरी है। आइए एक उदाहरण कम से कम आपको अभी बताया जाए। जैसे कि पति, पत्नी और वो, यानी कि पति, पत्नी और वो मतलब कि जार, यानी कि आईपीसी की धारा हम 497 का अपराध बता रहे हैं। अगर पति की सम्मति के बिना पत्नी किसी अन्य पुरुष से शारीरिक रिलेशन बनाती है तो पत्नी दोषी नहीं होती थी, लेकिन ये जो जार था या अन्य पुरुष था ये दोषी होता था। इसमें जो विक्टिम होता था, पीड़ित होता था, पति होता था। और ये है नियम कि पति चाहें तो सी के खिलाफ मुकदमा करे और चाहें तो न करे। उच्चतम न्यायालय में जोसेफ साइन का वाद आया और इस चीज़ को चुनौती दी गई और कहा गया ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, समता का अधिकार, स्त्री भी दोषी हम भी दोषी, तो दोनों को सज़ा दी जाए। केवल मुझे सज़ा दी जा रही है और स्त्री को कोई सज़ा नहीं, ये तो समता के अधिकार का उल्लंघन है। फिर आपका आया कि महिला को भी स्वतंत्रता का अधिकार है 19 में, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में। तो जोसेफ साइन के वाद में जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने इस धारा को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि पत्नी का स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वह पति की इच्छा पर पत्नी की इच्छा निर्भर नहीं करती। तो आगे आपका अगले लेक्चर में और बताया जाएगा, आपका फिर कल बताया जाएगा। धन्यवाद।